Assalamu alaikum dear students. We are studying chapter number 17 Physics of Solids and आज इस चैप्टर का एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। स्टूडेंट्स, जब भी सॉलिड्स को किसी स्ट्रेस के अंदर ऑब्जर्व किया जाए और स्ट्रेस के रिजल्ट में बॉडी की लेंथ, शेप या वॉल्यूम चेंज हो तो इसको हम स्टडी करते हैं कहाँ? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक। स्टूडेंट्स, वी आर स्टडीइंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स क्या है कि जब हम किसी सॉलिड के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करें तो फोर्स अप्लाई करने के रिजल्ट के तौर पर सॉलिड्स किस तरह की प्रॉपर्टीज को शो करेंगे, इन्हें हम कहाँ स्टडी करेंगे? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में स्टडी करेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टी कहते हैं किसको है? स्टूडेंट्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट अ मटेरियल एग्जिबिट अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। यानी जब हम किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स अप्लाई करने के रिजल्ट के तौर पर हमारी बॉडी किस तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज पोजेस करती है, शो करती है, इसको हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो यहाँ हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को किस कंसर्न में स्टडी करेंगे? सॉलिड्स के कंसर्न में स्टडी करेंगे। अब स्टूडेंट्स, वेरी फर्स्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। अब डिफॉर्मेशन वर्ड पर अगर आप गौर करें तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स डी एंड फॉर्म। डी एंड फॉर्म, फॉर्म क्या है? शेप, उसकी ओरिजिनल हालत जिस कंडीशन में वो है। डी फॉर्म मतलब वो से चेंज हो गया है। अब हम यही इस टॉपिक में स्टडी करेंगे कि सॉलिड्स को डी फॉर्म कैसे कर सकते हैं, सॉलिड की शेप को कैसे चेंज कर सकते हैं। अब जो शेप या उसका साइज हम चेंज करेंगे, उसको डी फॉर्म करेंगे, क्या वो डिफॉर्मेशन परमानेंट होगी या टेम्परेरी होगी? अगर परमानेंट डिफॉर्मेशन होगी तो वो किस तरह से प्रोड्यूस होगी, और अगर टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होगी तो वो किस तरह से प्रोड्यूस होगी। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि डिफॉर्मेशन क्या चीज है। When an external force is applied on a body, it produces a change in shape, length or volume, and this change is called deformation। यानी जब हम किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के रिजल्ट के तौर पर बॉडी की शेप में, उसकी लेंथ में या वॉल्यूम में चेंज प्रोड्यूस होता है, तो इसी को हम कहते हैं डिफॉर्मेशन। ये जो शेप, लेंथ या वॉल्यूम में चेंज आया है, ये जो फॉर्म उसकी चेंज हुई है, इसी को क्या कहते हैं? डिफॉर्मेशन। लेट्स सपोज मेरे पास ये रबर बॉल है और ओरिजिनल साइज उसका ये है। मैं इस बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करती हूँ फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। मैं इसको स्क्वीज करती हूँ, कंप्रेस करती हूँ। अब स्टूडेंट्स, फोर्स अप्लाई करके जो मैंने इसे स्क्वीज किया है या कंप्रेस किया है तो इस बॉल की शेप में आपको चेंज नजर आ रहा होगा। ओरिजिनल में देखें इसका साइज बड़ा था, अब ये स्क्वीज होकर छोटी हो गई है। तो यही जो इसकी शेप में चेंज आया है इसको हम क्या कहेंगे? डिफॉर्मेशन कहेंगे। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं इस बाल को स्क्वीज करती हूँ और स्क्वीज करने के बाद जब मैं फोर्स रिमूव करूँ और ये ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये कौन सी डिफॉर्मेशन है? टेम्परेरी डिफॉर्मेशन है। टेम्परेरी मीन्स कि जब फोर्स रिमूव की तो फोर्स रिमूव करने के बाद बॉडी अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ गई, तो ऐसी डिफॉर्मेशन को कहते हैं टेम्परेरी डिफॉर्मेशन। और टेम्परेरी डिफॉर्मेशन कब प्रोड्यूस होगी? जब बॉडी की इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते रहते आप उसको कंप्रेस करें, आप बॉडी की इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते रहते एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, इतनी ज्यादा फोर्स अप्लाई ना कर दें कि बॉडी टूट जाए, तो ये जो लिमिट होती है उसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। इस डिफॉर्मेशन को कहते हैं टेम्परेरी डिफॉर्मेशन। और टेम्परेरी डिफॉर्मेशन का एक दूसरा नाम भी है जिसे हम कहते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और ये किस मटेरियल, कौन से मटेरियल्स हैं जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन शो करते हैं? जितने भी स्ट्रेची मटेरियल्स हैं, रबर्स हो गए, आपके स्प्रिंग हो गए, स्प्रिंग में भी यही है कि अगर आप उनकी इलास्टिक लिमिट में रहते रहते फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो आप फोर्स रिमूव करेंगे तो स्प्रिंग जो है अगेन एक्सपेंड करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा
और अगर आप उसको कंप्रेस करते हैं तो ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आएगा, अगर आप उसको खींचते हैं तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो इतनी ज़्यादा ना हो कि स्प्रिंग एक ही जगह स्ट्रेच है तो स्ट्रेच ही रहे, और कंप्रेस कर दिया जोर से तो वो कंप्रेशन के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन ना करे। इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते रहते अगर इलास्टिक बॉडीज के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को, ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेती हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन ये है स्टूडेंट्स कि अगर हम बॉडीज के ऊपर फोर्स इतनी ज्यादा लगा देते हैं कि वो फोर्स आप लगाने के बाद बॉडी की शेप को तो चेंज करते हैं, लेकिन वो फोर्स इतनी स्ट्रांग होती है कि वो बॉडी की शेप को परमानेंटली चेंज कर देती है, और अगर आप फोर्स रिमूव करेंगे तो बॉडी की शेप दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आएगी। तो इस तरह की डिफॉर्मेशन को कहते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन, और इसका एक दूसरा नाम भी है plastic deformation. So when bodies does not regain their original position or shape after the removal of external force, then that sort of deformation is called permanent deformation, और इसे हम plastic deformation भी कहते हैं। और इसकी रेंज क्या है? इलास्टिक लिमिट के बाद, इलास्टिक लिमिट के बाद जब आप फोर्स को बढ़ाते ही जाते हैं, आप अपनी एक्सटर्नल फोर्स को इंक्रीज करते जाते हैं, तो तब बॉडी इलास्टिक लिमिट चूंकि क्रॉस कर गई है तो उसके बाद वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी। तो अब इस तरह का बिहेवियर ज्यादातर आप रॉक्स को देख लें, सॉइल्स को देख लें, कंक्रीट को देख लें, इस तरह की जो सॉलिड बॉडीज हैं उन्हें जब आप डिफॉर्म करते हैं, उन पे फोर्स लगाते हैं, तो वो इलास्टिक तो नहीं है ना, वो मतलब टूट जाती हैं, टोटली उनकी शेप चेंज हो जाती है। सो यहाँ आपकी बुक में उन्होंने एक इस तरह का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यूनिट सेल एक दिया हुआ है, और इस यूनिट सेल में हम फोर्स को अप्लाई करते हैं। ये एटम्स पड़े हुए हैं, आप एक्सटर्नल फोर्स आप इस डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, यानी इसको स्ट्रेच करते हैं। तो स्ट्रेच करके जब आप इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए इनको स्ट्रेच करेंगे, तो जब फोर्स रिमूव करेंगे तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएंगी। इसी तरह अगर इस तरह के जो एटम्स हैं उन्हें आप स्क्वीज करेंगे, क्रिस्टल को स्क्वीज करेंगे, तो after the removal of force it will again regain its original position। यानी अगर आप रिमूव करते हैं एक्सटर्नल फोर्स को, जो अप्लाइड फोर्स है, तो यूनिट सेल ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है। और ये कौन सी है? डिफॉर्मेशन, टेम्परेरी डिफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड डिफॉर्मेशन। और डिफॉर्मेशन क्या थी कि किसी बॉडी की शेप में, साइज में, वॉल्यूम में, लेंथ में चेंज प्रोड्यूस होना। और वो चेंज हम कैसे प्रोड्यूस करते थे? उस बॉडी पे कोई फोर्स लगा के। अब वो फोर्स स्पेसिफिकली किस तरह से लगानी है उसे हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, जब फोर्स किसी बॉडी के यूनिट एरिया पे एक्ट होगी तो उसे हम, उस फोर्स को हम एक स्पेसिफिक नाम देंगे, और वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? ये वो फोर्स है जो बॉडी की शेप में, साइज में या वॉल्यूम में चेंज प्रोड्यूस करे, तो उस फोर्स को नाम देते हैं हम स्ट्रेस का। सो फोर्स अप्लाइड ऑन द यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस द चेंज इन द डायमेंशंस ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड स्ट्रेस। यानी सॉलिड बॉडी की डायमेंशंस को जब हम चेंज करेंगे, जिस फोर्स की मदद से चेंज करेंगे, वो क्या है? स्ट्रेस है। So the change may be lengthwise or volume wise in a body। अब मैथमेटिकली इसे कैसे डिफाइन करेंगे? स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं F से, एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं A से, और स्ट्रेस के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो है सिग्मा। सो सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब स्टूडेंट्स, स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा? फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में, एरिया को मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में। सो स्ट्रेस का यूनिट क्या हुआ? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको एक और नाम भी देते हैं, वो क्या है? पास्कल। अब स्टूडेंट्स, हम स्ट्रेस की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। जब हम किसी बॉडी के यूनिट एरिया पर फोर्स लगाएंगे टू प्रोड्यूस अ डिफॉर्मेशन, और डिफॉर्मेशन किस तरह से हो सकती है? बॉडी की शेप चेंज हो सकती है, बॉडी की लेंथ चेंज हो सकती है, बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो सकता है। तो इसका मतलब वो जो फोर्स हम यूनिट एरिया पर अप्लाई कर रहे हैं
वो तीन तरह से चेंज को प्रोड्यूस कर सकती है, या लेंथ चेंज होगी, या वॉल्यूम चेंज होगा, या शेप चेंज होगी। तो इसी बेस पे हम स्ट्रेस को भी नाम देते हैं तीन। एक है टेंसाइल स्ट्रेस, और टेंसाइल स्ट्रेस क्या है कि व्हेन स्ट्रेस चेंजेस द लेंथ ऑफ द बॉडी इट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। यानी जब आप किसी बॉडी के यूनिट एरिया पर फोर्स लगाकर उसकी लेंथ को चेंज करेंगे तो उस वक्त जो स्ट्रेस इन्वॉल्व हो रहा है इस चेंज में, इस डिफॉर्मेशन में, उसे हम क्या कहेंगे? टेंसाइल स्ट्रेस। सेकेंड वन, कंप्रेशनल स्ट्रेस। अब स्टूडेंट्स, जब किसी बॉडी के यूनिट एरिया पर फोर्स लगाकर हम उस बॉडी का वॉल्यूम चेंज करेंगे तो उस तरह के स्ट्रेस को हम कहेंगे कंप्रेशनल स्ट्रेस, और इसे हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी कहते हैं। व्हेन स्ट्रेस चेंजेस द वॉल्यूम ऑफ बॉडी इट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और कंप्रेशनल स्ट्रेस। अब थर्ड कौन सा चेंज प्रोड्यूस हो सकता है? बॉडी की शेप चेंज हो सकती है। अगर हम किसी बॉडी पे यूनिट एरिया पे फोर्स इस तरह से लगाते हैं कि बॉडी की शेप चेंज हो जाए, बॉडी की शेप डिफॉर्म हो जाए, तो उस वक्त उस स्ट्रेस को क्या नाम दिया जाता है? shear स्ट्रेस का। व्हेन स्ट्रेस चेंजेस द शेप ऑफ द बॉडी इट इज कॉल्ड shear स्ट्रेस। स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड डिफॉर्मेशन, और डिफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी पैरामीटर इन्वॉल्व होती थी? स्ट्रेस। और अब स्ट्रेस की मदद से जब हमने किसी बॉडी में डिफॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर लिया तो उस डिफॉर्मेशन की मेजरमेंट किससे करेंगे? स्ट्रेन से। मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेन, or in other words we can define it as the change in the dimension of body due to action of deforming force is called strain। यानी बॉडी की डायमेंशंस में जो चेंज आता है डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने से, और डिफॉर्मिंग फोर्स कौन सी फोर्स है? स्ट्रेस। तो उस चेंज को हम क्या नाम देते हैं? स्ट्रेन का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स, स्ट्रेस की कितनी टाइप्स थी? स्ट्रेस की तीन टाइप्स थी। तो जाहिर है स्ट्रेन भी कितनी तरह के होंगे? तीन तरह के होंगे। जब डिफॉर्मिंग फोर्स की टाइप्स तीन है तो जो चेंज प्रोड्यूस हो रहा है वो भी तीन तरह का होगा। फर्स्ट टाइप इज टेंसाइल स्ट्रेन, सेकेंड वन कंप्रेशनल स्ट्रेन, थर्ड वन shear strain। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। ओके स्टूडेंट्स, स्ट्रेन की फर्स्ट टाइप कौन सी थी? टेंसाइल स्ट्रेन। और टेंसाइल स्ट्रेन किससे प्रोड्यूस होगी? टेंसाइल स्ट्रेस से। और अगर टेंसाइल स्ट्रेस से टेंसाइल स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है तो इट मींस बॉडी की क्या चीज चेंज हो रही है? लेंथ चेंज हो रही है। टेंसाइल स्ट्रेन इज अ स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय टेंसाइल स्ट्रेस। इसका अगर हम मैथमेटिकल रिलेशन लिखें तो वी कैन राइट टेंसाइल स्ट्रेन एज अ रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। अब चेंज इन लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एल से, ओरिजिनल लेंथ इज रिप्रेजेंटेड एज एल। तो टेंसाइल स्ट्रेन जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे विद अ ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन। अब स्टूडेंट्स, स्ट्रेन क्या है? ये रेशियो है सेम क्वांटिटीज की, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होगी। टेंसाइल स्ट्रेन हो, shear स्ट्रेन हो या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो, इन तमाम के कोई यूनिट्स नहीं है और कोई डायमेंशंस नहीं है। नेक्स्ट वन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब स्टूडेंट्स, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किससे प्रोड्यूस होगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस से। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस से क्या प्रोड्यूस होगा? चेंज प्रोड्यूस होगा, बॉडी के वॉल्यूम में चेंज प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए इस स्ट्रेन को हम क्या कहेंगे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यानी स्ट्रेस के अप्लाई करने से, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के अप्लाई करने से बॉडी के वॉल्यूम में चेंज प्रोड्यूस होगा, तो उसी चेंज को हम नाम देते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। If an external force produces a change in volume, the change in volume per original volume is known as volumetric strain। और in other words हम कह सकते हैं कि ये रेशियो है change in volume to original volume। अब अगर हम चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, चेंज इन वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा वी,
ओरिजिनल वॉल्यूम को लेट कर लेते हैं कि वो वी नॉट के इक्वल है, तो उस वक्त वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसके इक्वल होगा? डेल्टा बी वी बाय वी नॉट। अब स्टूडेंट्स, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम कंप्रेशनल स्ट्रेन भी कहते हैं, क्योंकि आप बॉडी को कंप्रेस करके भी बॉडी की अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, बॉडी का वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का दूसरा नाम क्या है? कंप्रेशनल स्ट्रेन, या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का दूसरा नाम क्या है? कंप्रेशनल स्ट्रेस। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेन इज शीयर स्ट्रेन, और शीयर स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा बाय शीयर स्ट्रेस, और शीयर स्ट्रेस क्या प्रोड्यूस करेगा? बॉडी की शेप को चेंज करेगा। सो स्टूडेंट्स, जब हम किसी बॉडी के ऊपर शीयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और शीयर स्ट्रेस अप्लाई करने से बॉडी की शेप में चेंज प्रोड्यूस होता है, तो उस चेंज को हम मेजर करते हैं कि उस चेंज की मेजरमेंट को क्या नाम देते हैं? शीयर स्ट्रेन का। So when the opposite faces of a rigid cube are subjected or pressed to produce shear stress, the strain produced by shear stress is called shear strain। यानी जब हम किसी बॉडी के ऊपर शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, बॉडी को प्रेस करते हैं, बॉडी के ऊपर अपोजिट फेसिस में कुछ फोर्सेस इस तरह से लगाते हैं कि बॉडी थोड़ी सी इस तरह से टिल्ट हो जाती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, तो इसको क्या कहते हैं? शेयर स्ट्रेन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, शेयर स्ट्रेन किसके इक्वल होगा? शेयर स्ट्रेन को फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे, लेट्स सपोज ये है इस बॉडी की ओरिजिनल डायमेंशन, हमने इस पे फोर्स लगाई और उसको टिल्ट किया, तो उसकी ये जो डायमेंशन में चेंज आया वो डेल्टा ए चेंज आया। अब ये डेल्टा ए जो चेंज आया है, ये देखिए ओरिजिनल एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। सो यहाँ से अगर हम टेन थीटा की आइडेंटिटी यूज करें, टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए, यानी जो उसकी डायमेंशन में चेंज आया, अवर ओरिजिनल डायमेंशन इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेन, और ये बेसिकली रेशियो है किस चीज़ की? टेन थीटा की आइडेंटिटी यूज करते हुए ये रेशियो आपने फाइंड की है। सो इसको हम टेन थीटा भी कह सकते हैं। अब चूंकि ये एंगल बहुत छोटा बन रहा है, तो जब एंगल बहुत छोटा होगा तो ये टेन थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल होती है थीटा के, तो यहाँ आप इसकी टेन थीटा की जगह थीटा लिख सकते हैं। सो इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि शेयर स्ट्रेन इज इक्वल टू गामा।